आज का जो हमारा पेपर 1 का जो खंड 2 है, ब्लॉक 2, इसमें हम पढ़ेंगे लीलावती के बारे में। लीलावती जो भास्कराचार्य ने लिखा है, मैंने आपको कल थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ भी आएगा कि भास्कराचार्य ने किस तरह से अपनी बेटी को सिखाने के लिए, उनकी बेटी का नाम है लीलावती, इसको सिखाने के लिए एक पुस्तक लिखी। इसकी परिभाषा प्रकरण में 1 से 5 श्लोक हम देखेंगे, फिर अंकों का स्थानीय मान, ना? उसके बाद योग विधि किस प्रकार से लीलावती में, फिर आर्यभट्ट के गणित पाद के 5, इसमें थोड़ा-सा आपको प्लेस वैल्यू वगैरह बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लीलावती भाग 1 परिभाषा प्रकरण। इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे परिभाषाओं को। मुद्रा, भार, मास, अंगुल, योजन, घन, द्रोण, यवन, ये सारे वैल्यूज़ है। जैसे कि मुद्रा क्या होता है ना, तो अ, रुपीज़ के सेंस में। भार क्या होता है, जैसे तौलते-वोलते हैं, तौलने के लिए हम जो बाट का यूज़ करते हैं। आजकल तो अ, क्या डिजिटल आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने जाएँगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बाट रखे होते हैं, 1 किलो 2 केजी के लोहे के बने जो होते हैं। तो स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि प्रस्तुत इकाई लीलावती ग्रंथ के भाग 1 में परिभाषा प्रकरण से संबंधित है। इसमें भास्कराचार्य कृत सिद्धांत शिरोमणि का प्रथम भाग है। इसमें अंकगणित के माध्यम से गणित के मूलभूत सिद्धांतों को ग्रंथकार ने लिखा है। ठीक है? गणित और मापन के बीच घनित संबंध है ना, कि भाई गणित और मापन के बीच बहुत संबंध है। मतलब किसी चीज़ को तौलना है, मापन का मतलब है यहाँ तौलने से। अगर किसी चीज़ को तौलना है, वेट करना है किसी चीज़ का, तो इसलिए आश्चर्य नहीं है कि भारत में अति प्राचीन काल से दोनों का साथ-साथ विकास हुआ, है ना? तो तौलना है तो उसमें मैथ्स ज़रूरी होगा ही होगा। लगभग सभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अपने ग्रंथों में मापन, मापन की इकाइयाँ एवं मापन यंत्रों का, है ना? 3 चीज़ें। एक तो मापन कि कैसे-कैसे मापा जाए, और मापन की इकाई कितना होता है, जैसे 1 केजी, 1 लीटर, 2 लीटर, ये सब 1 टन। उसके बाद मापन यंत्र, तो कौन से मशीनों से, किस तरह से वो किस चीज़ से किसको नापा जाए, उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा, ना मुद्रा जो होती थी, जो रुपीज़ होता था, सबसे पहले वो किस तरह से बनता था। जैसे आजकल के टाइम पे क्या है, आजकल के टाइम पे है कि हमारे पास ₹1 है, ₹2 है, ₹5 का कॉइन है, 10 रुपीज़ का है ना? इसी तरह से आगे 20, 50, 100। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि वराटकानां दशद्वयम् यतसा काकणी, ना? वराटक समझते हैं ना आप लोग? इसको इसको जिसको आप लोग कौड़ी भी बोलते हैं। कौड़ी शायद आप लोगों ने देखा होगा कभी-कभी, वो अ, व्हाइट-व्हाइट छोटा-छोटा सा होता है। कपड़े-वपड़े के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए बैग-वैग पर भी उसका यूज़ करते हैं। तो वराट का नाम 20, वराट का नाम दशद्वयम्। अब देखो मैथ्स को कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, दशद्वयम्। अभी यहाँ पे विंशति भी बोल सकते थे, लेकिन इनको यहाँ पे छंदों का भी ध्यान रखना है। छंद, संस्कृत में छंद होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो छंदों का भी ध्यान रखना है, तो ऐसे शब्दों को लिया गया है जिसमें छंद मिले, तो दशद्वयम्, 2 10 मतलब 10 प्लस 10, 20 वराटकों की एक काकड़ी, ठीक है? और ताश्चः पण पणश्चतस्रः, मतलब कि उसके बाद ताश्च, वहाँ जो है 4 चतस्रः पण, 4 पण होगा, सॉरी 4 काकड़ी होगी तो 1 पण होगा, ठीक है? चतस्रः, उसके बाद 1 पण बनेगा। उसके बाद ते षोडशः, और 16 अगर पण हो जाएँगे तो क्या बनेगा? 1 द्रम बनेगा, ठीक है? इसी तरह से इवाह गम्यो द्रवैस्तथा षोडशाभ्यः निष्कः, और जब 16 द्रम हो जाएँगे तो वो क्या हो जाएगा? एक निष्क बन जाएगा। निष्क मतलब स्वर्ण मुद्रा। तो ये आप लोगों से एग्ज़ाम में भी इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनके अनुसार, लीलावती के अनुसार ग्रंथ में एक स्वर्ण मुद्रा की परिभाषा को, एक स्वर्ण मुद्रा का माप किस प्रकार किया गया है, आपको बताना है। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा 20 कौड़ी बराबर 1 काकड़ी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं होता था, ये काकड़ी वगैरह ये सब भी बहुत यूज़ होते थे पहले, पण, है ना? जिसको आजकल भी हम पैसा बोलते हैं। तो 20 कौड़ी की 1 काकड़ी, और 4 काकड़ी का 1 पण, और 16 पण का 1 द्रम, और
16 द्रम का एक निष्क, निष्क मतलब एक स्वर्ण मुद्रा से, ठीक है? अगर आप लोग श्लोक याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं भी याद कर पाएँ तो कम से कम इतना तो लिखिए कि भास्कराचार्य ने लीलावती में मुद्रा की परिभाषा करते हुए इतना बताइए कि वराटकानां दशद्वयं यत सा काकड़ी, है ना? वराटकानां दशद्वयं यत सा काकड़ी मतलब 2 10 20 वराटकों की 1 काकड़ी। इसी तरह से ये तो हो गए रुपीस का, क्योंकि पहले स्वर्ण मुद्राएँ चलती थी। कुछ लेन-देन होता था तो इस मुद्राओं से होता था या द्रम से या पर्ण से या काकड़ी। जिस समय लीलावती लिखी गई उस समय का उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं हम भार के परिमाण को अब हम देखेंगे कि किस तरह से वेट किया किसी चीज़ को तौला जाता था। ठीक है? तो तुल्याम यवाभ्याम कथिता सीधे-सीधे हम यही देख लेते हैं कि तुल्याम यवाभ्याम यहाँ से देख लीजिए सीधे कि यवाभ्याम द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है तो 2 यवों के तुल्य कथिता कही गई है गुंजा, है ना? गुंजा मतलब एक आप ये समझिए कि जिस तरह से हम वो बोलते हैं अ, आप लोग गोल्ड खरीदने जाते होंगे, सोना खरीदने जाते होंगे तो वहाँ आप लोगों को दिखता होगा कि वहाँ गुंजा का प्रयोग हुआ है, ओह! सॉरी रत्ती का प्रयोग होता है, कि वो ज्वेलरी बोलता है सुनार बोलता है कि 1 रत्ती इसमें बढ़ा दी गई है या 2 रत्ती बढ़ी है, 1 रत्ती कम होगी, तो वही यहाँ पर है। सबसे पहले 1 गुंजा जो है किससे बनेगी? 2 यव से, ठीक है? उसके बाद 3 गुंजा अगर हो जाएगी तो 1 वल्ल बनेगा, 8 वल्ल अगर हो जाएँगे तो 1 धरण बनेगा। धरणी प्रयोग होता था अभी भी कुछ समय पहले तक, 2 धरण हो जाएगा तो 1 गद्याणक बनेगा। 14 वल्ल हो जाएँगे तो 1 घटक बनेगा और 1 घटक हो जाएगा तो 42 गुंजा। अब इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं 42 गुंजाओं का 1 घटक और 1 गद्याणक होगा तो ये 1 गद्याणक होगा, ये 1 गद्याणक 28 गुंजा से। आप ये समझ सकते हैं कि ये गद्याणक 28 गुंजाओं से बना है और ये भी समझ सकते हैं कि 1 घटक जो है 42 गुंजाओं से बना है। ठीक है? ये प्रयोग अभी हमारे वर्तमान समय में इस तरह से हम प्रयोग नहीं करते, अभी तो हम करते हैं कि किलो, 2 किलो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? यव आप लोग जानते होंगे ना यव आई थिंक उसके लिए प्रयोग हुआ है, जौ के लिए। चलिए, आगे देखते हैं माशादि नाम, तो माशादि नाम मास बोला जाता है उसको, क्या कहते हैं भार को, ठीक है? अब मासादि का नाम देखते हैं दशार्धम गुंजम प्रवदन्ति माशम मासा वह्ये सोढ़भिश्चकर्षम, ठीक है? आप इसको यहाँ पर हम इसको सीधे-सीधे ही देख लेते हैं कि इस श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं कि तौलना जाने वाला विशेषज्ञ दशार्ध गुंज अर्थात 5 गुंजा का होता है। दशार्ध मतलब 5। एक गुंजा को 1 मास कहते हैं, है ना? और 16 मास का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल, ठीक है? तो 5 गुंजा का 1 मास, 16 मास का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल। कर्ष स्वर्ण मापने का पुरानी इकाई है। ये अभी बिल्कुल भी वर्तमान समय में इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया होगा आगे देखिए। वर्तमान कालिक स्वर्ण मापने का 1 तोला है ना, आजकल हम तोले में लेते हैं जैसे 10 तोला का प्राइस चल रहा है, जानते ही होंगे आप लोग। तो वो 1 तोला जो है 96 गुंजा का होता है अथवा 1 तोला में जो है 11.66 ग्राम माना गया है ना? उसके बाद अंगुलाधिमान, अंगुलाधिमान का मतलब हो गया किसी चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करना होता था किसी चीज़ को, तो ये मान का प्रयोग करते थे। इसका बहुत प्रयोग हुआ है। आप मनुस्मृति आदि देखेंगे, तो वहाँ पे भी इस तरह इसका बहुत प्रयोग हुआ है। वहाँ पे भी मनुस्मृति में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन मानों को बहुत डिटेल में वहाँ भी बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो 1 अंगुल में 8 यवोदर, 24 अंगुल मिलकर 1 हाथ, है ना? आजकल नापते हैं हम, इसका प्रयोग आजकल वर्तमान समय में भी हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को साड़ी मापना होता है, कई लोग धागा मापते हैं, कुछ मापते हैं तो हाथ से नापते हैं, है ना? कुछ लोग लाठी लाठी को भी नापते हैं, तो लाठी को भी देखते हुए जब नापते हैं तो कहते हैं कि वो इतना शायद हर जगह अलग-अलग होता है। कुछ लाठी का भी माप होता है कि इतने हाथ की लाठी होती है तो बहुत अच्छी लाठी मानी जाती है। तो 4 हाथ का 1 दंड, हाँ, 4 हाथ का, ना 4 हाथ की लाठी होती है तो बहुत अच्छी लाठी मानी जाती है और 24 अंगुली मिलकर 1 हाथ होता है। तो ये 24 उँगली मिलकर के इसको उँगलियों से कैसे
इसको उँगलियों को आप इस तरह से मानेंगे, इसका नाप जो होगा वो इस तरह से होगा, ये ऐसे, ऐसे-ऐसे करके जब 24 हो जाएगी ये, तो फिर वो 1 हाथ कहलाएगा, ठीक है? तो 24 उँगलियों का 1 हाथ और 4 हाथ का 1 दंड। दंड का मतलब आप एक डंडे से ही समझ सकते हैं, लाठी से और बी दो 2000 दंड का 1 क्रोश होता है। 1 कोस जिसे आजकल हम कोश भी कहते हैं, वर्तमान समय में। प्राचीन काल में दूरी की इकाई होता था 1 कोस 2 मील, है ना? 1 कोस बराबर 2 मील। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंगुलादि मान को स्पष्ट करें, तो आपको ये मान बताना पड़ेगा। उसके बाद योजन आदि, मतलब अब इसी का बृहत रूप यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 2000 दंड का 1 कोस, अब इसके आगे बताएँगे कि स्यात् योजनम क्रोश चतुष्टयम्, है ना? 4 कोस का होगा तो 1 योजन बन जाएगा। कराणाम दशकेन वंशः, उसके बाद दशकेन वंश, उसके बाद जो एक कराणाम दशकेन 10 कर का, 10 हाथ का हो जाएगा 1 वंश, 1 बाँस, ठीक है? यहाँ पे देखिए आगे मिलेगा आपको ये रहा कि 4 कोस का यहाँ तक हमने किया था 8 यव का 1 अंगुल, 24 अंगुल का 1 हाथ, 4 हाथ का 1 दंड और 2000 दंड का 1 कोस। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि 4 कोस का 1 योजन, है ना? आजकल भी कहीं-कहीं देखते हैं योजन का प्रयोग होता है, लेकिन अब तो हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन संस्कृत के पुराने ग्रंथों में भी आप देखेंगे तो बहुत योजन का बहुत प्रयोग हुआ है। शत योजन, हनुमान चालीसा में इस तरह से करके आए। 1 बाँस 10 हाथ का होता है। 1 हाथ का परिमाण कितना बताया? 1 हाथ का परिमाण 24 अंगुल, ठीक है? और 1 बीघा बराबर 20 बाँस, ठीक है? तो 1 बाँस बराबर 10 हाथ और 1 बीघा बराबर 20 बाँस। आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं 20 बाँस का 1 बीघा और 1 बाँस का 10 हाथ, ठीक है? अब घन परिमाण को देखते हैं, घनस्थ परिमाण। लीलावती में घनस्थ परिमाण को बताते हुए उन्होंने कहा गया है कि 1 हाथ की चौड़ाई, लंबाई और मोटाई का 12 कोण से निर्मित गढ़ा घनस्थ संज्ञक है ना? 1 हाथ की चौड़ाई, लंबाई और मोटाई का 12 कोण से निर्मित गढ़ा, है ना? कि 1 हाथ का जो चौड़ाई होगी उतना ही लंबाई, चौड़ाई और गहराई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक घन कहलाएगा, ठीक है? धान्य आदि को तौलने से घनस्थता का जो माप निर्धारित की गई है, वो मगध देश में व्यवहृत होने वाली खारी कहलाती है। इसी को मगध देश में इसको खारी कहते होंगे। कहने का आशय हस्त उन्मिति ऊँचाई, 1 हस्त विस्मृति चौड़ाई, 1 हस्त लंबाई तथा 12 भुजाएँ वाले घन क्षेत्र का एक घनस्थ कहा गया है। धान, तेल, घी, घृत मतलब घी आदि तौलने में जो घनस्थ की तौल को मगध देश में शास्त्र में बताई जाने वाली खारी कहा गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है? बस थोड़ा बहुत मान आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ ऐसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं। द्रोण आदि, इसको थोड़ा-सा वर्तमान समय की उससे जोड़ देते ना तो और भी इंटरेस्टिंग होता। द्रोण आदि का मान देख लेते हैं, तो भास्कर में लीलावती में द्रोण आदि का मान, द्रोण का ऊपर बताया था आप लोगों को, अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 1 द्रोण का जो है 1/16 खारी, ठीक है? और 1 आढ़क बराबर 1/4 द्रोण और 1 प्रस्थ बराबर 1/4 आढ़क, 1 कुंड बराबर 1/4 प्रस्थ, ठीक है? इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। उसके बाद यवन प्रचारित मान, है ना? यवन प्रचारित मान को देख लेते हैं। ये क्या होता है कि 72 पौंड मतलब 3/4 गद्याणक के बराबर टंक का 1 सेर होता है। ये अगर आप देखेंगे सेर का प्रयोग ये वर्तमान समय में भी होता है। ये कहीं-कहीं होता है, लेकिन अभी उस हिसाब से जैसे पुराना था वैसा नहीं करते। अभी अगर आप देखेंगे तो इधर बिहार की तरफ सेर करके, बिहार में, यूपी में कई जगह वो पत्थर 5 किलो के आसपास का कुछ होता है, वो एक सेर के हिसाब से तौलते हैं, धान, गेहूँ को कुछ तौल देते हैं, वो सेर होता है। तो 3/4 सॉरी 72 पौंड 3/4 गद्याणक के बराबर टंक का 1 सेर होता है, अर्थात 36 रत्ती के बराबर 1 टंक, 72 टंक के बराबर 1 सेर और 40 सेर मिलाकर 1 मन होता है ना? मन का प्रयोग भी हम करते हैं वर्तमान समय में। ये कुछ वही बात यहाँ पे भी बोल रहे हैं। उसके बाद कालादि परिभाषा को देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये
क्योंकि थोड़ा-सा वर्तमान समय से ये मेल खाएगा, क्योंकि समय का परिमाण बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। पुराने समय में भी वही था, हो सकता है बहुत पुराने समय में कुछ अलग रहता हो, लेकिन अभी वर्तमान समय में तो यही हमारा अभी भी घटता है। ये शीशा कालादि परिभाषा लोकता प्रसिद्धा गया। मतलब वो सीधे-सीधे इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो है, लोक में तो प्रसिद्ध ही है, जो इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको सब जानते हैं, ऐसा वहाँ पे भास्कर कह रहे हैं। तो वो उन्होंने लोक व्यवहार में कहा कि 6 प्राण का 1 पल। अब प्राण क्या होता है? प्राण का मतलब हो गया, आप ये समझिए कि उम, इसको अ, प्राण को साँस से नहीं जोड़ना है, ये प्रण कुछ और ही है। ओके, देखता हूँ अभी मैं इसमें देख कर के बताता हूँ। ये आई थिंक पलक से संबंधित कुछ होता है। 1 पल बराबर 6 प्राण और 1 घटी बराबर 60 पल, ठीक है? 1 मुहूर्त बराबर 2 घटी, 1 प्रहर बराबर 33/4 मुहूर्त, ठीक है? 1 दिन बराबर 8 पहर। ये वर्तमान समय में भी इसको हम प्रयोग करते हैं ना कि 1 दिन में जो है 8 पहर हो गए। तो 1 पहर कितने का हो गया हमारा? 3-3 उसका, है ना? 8 हो गए तो 1 पहर हमारा 3-3 घंटे का हो गया। उसके बाद एक अहोरात्र, ये कल मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि ज्योतिष को 3 भागों में बाँट दिया गया है, सिद्धांत सहित संहिता और होरा। वो जो होरा शास्त्र है वो यही अहोरात्र शब्द से ही बना है ना? तो अहोरात्र का मतलब होता है अहनी प्लस रात्रि। 1 दिन और 1 रात मतलब 24 घंटे को मिला कर के। तो 1 अहोरात्र बराबर 60 घटी, 1 पक्ष बराबर 15 दिन। ये भी हम वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के दोनों होते हैं, चंद्रमा के हिसाब से। 1 मास बराबर 2 पक्ष, तो 15-15 दिन के 2 पक्ष हो जाएँगे तो 1 महीना हो जाएगा और 1 ऋतु बराबर 2 मास, है ना? तो कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुएँ हमारे यहाँ होती है। एक एक ऋतु 2-2 महीने रहेगी तो 12 महीने का 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष बराबर 6 ऋतुएँ। फिर सौम्यायन और याम्यायन इसको आप इसको हम उत्तरायण, दक्षिणायन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माघ से 6 महीना, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ उसके बाद श्रावण से 6 महीना, ठीक है? दोनों आधे-आधे अयन मान सकते हैं इसको अयन, है ना? अयन सूर्य के मार्ग को बोलते हैं। प्रश्नों को देख लीजिएगा, अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं पढ़ाने के बाद, तो इसका मतलब आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है। इनके उत्तर आपको पुस्तक में ही मिल जाएँगे आगे। सारांश थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लीलावती में वर्णित सभी परिमाणों का स्पष्टता से बोध कर किया क्योंकि मापन किसी वस्तु या घटना की विशेषताओं के लिए परिमाणीकरण है, जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं या घटनाओं के साथ तुलना करने के लिए किया जा सकता है। और इससे यह ज्ञात हुआ कि माप एक निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। अब मैं इनको इसको पढ़ क्यों रहा हूँ क्योंकि ये सारांश यहाँ तो लिखा हुआ है, फिर भी मैं आप लोग के लिए इसको पढ़ रहा हूँ। तो इसको पढ़ने का मतलब ये है जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा इस इकाई से संबंधित तो आपको ये सारांश बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी बातें दी होती है कि उन बातों को पढ़ कर के इन्हीं बातों को आप एलैबोरेट कर देंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे तो आपका उत्तर होगा। है ना? छोटी-छोटी सी बातें लेकिन इनका बहुत गहरा अर्थ है। इससे यह ज्ञात हुआ कि माप एक निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है जिससे एक भौतिक मात्रा उसी प्रकार के मूल संदर्भ मात्रा की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी है। माप का दायरा, अनुप्रयोग, संदर्भ और अनुशासन पर आधारित है। विभिन्न स्थलों में इन परिमाणों की चर्चा होने पर विषयों का ग्रहण सुलभता से हुआ। अब यहाँ जितना हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे इन्होंने एक बार और सबको लिख दिया गया है, ठीक है? अलग-अलग मानों को। इनमें जो जितना अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मान अगर मैं आपको बोलूँ तो वो काल परिभाषा वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पहला रुपए वाला था, वो वाला मान जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुद्रा वाला। ठीक है? मुद्रा और समय का मान ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हुँ, यहाँ पर आ गया। बोध आचार्य भास्कर ने लीलावती में योजन दूरी का माप निकालने के लिए भी ये बताया स्याद योजनम क्रोश चतुष्टय ये हमने पढ़ा लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और है। वही कि 4 कोस का 1 योजन, 1 बाँस का 20 हाथ, 1 बीघा का 20 बाँस, ये सारा ऊपर हमने पढ़ा। 8 यम का 1 अंगुल, 24 अंगुल का 1 हाथ, 4 हाथ का 1 दंड।
2000 दंड का 1 कोस, ठीक है। घनस्थ माप भी हमने पढ़ा कि 1 खारी बराबर ऑलमोस्ट 32 केजी के आसपास का होता है। उसके बाद अंकों का स्थानीय मान लीलावती के हिसाब से, ठीक है। अभी ये हम देखते हैं पहले सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि लीलावती के मंगलाचरण को स्पष्ट करें, फिर संख्या के स्थान, उसके बाद संख्या सारणी देखेंगे हम। इसमें थोड़ा-सा इसकी भूमिका देख लेते हैं कि बहुत प्राचीन काल से विद्याओं में गणित विद्या अपना एक स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठित स्थान धारण करती हुई आती है। छांदोग्य उपनिषद में राशि विद्या, ये कल आप लोग को बताया था ना, गणित के स्थान पे वहाँ पे राशि विद्या इस तरह से भी नाम मिलता है। आगे राशि विद्या के नाम से अंकगणित का निर्देश किया गया है। सनत कुमार से पूछने पर, ये छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार पूछने पर नारद जी ने अपनी अधीत विद्याओं की जो सूची दी है उसमें नक्षत्र विद्या को भी राशि विद्या का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। अध्यात्म विद्या को जानने वालों के लिए गणित तथा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना इन विद्याओं में अपेक्षित है। ये सारा आप पढ़ लेंगे, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा भूमिका। मुख्य-मुख्य जो विषय हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है? अंक शास्त्र में जिस प्रकार गणना रीति दिखाई देती है, वेद में भी इसी प्रकार की गणना रीति को देखा गया है। जैसा कि यजुर्वेद में आया है, दश 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 च शतं च सहस्त्रम च सहस्त्र चायुतम च चायुतम नियुतम च नियुतम च प्रयुतम। ये मतलब संख्याओं को बताया गया है कि 10-10 शतम, है ना? 10 into 10 100, फिर वो 100 होगा, फिर वो 1000, 1000 से होगा, फिर वो इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे देखिए, लीलावती भाग 2 में अंकों का स्थानीय मान। लीलावती पाटीगणित का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। भास्कराचार्य काव्य कला में निष्णात पंडित थे। वे रूखे-सूखे कुशल ज्योतिष न थे, फलतः उनके उदाहरणों में कवि सुलभ कोमल शब्द विन्यास है। यहाँ पाटीगणित तथा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का सम्मिलित ग्रंथ है। भास्कर ने क्षेत्र व्यवहार से अंकगणित के भीतर ही समाविष्ट किया है। आजकल यह रेखागणित के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भास्कर के समय 12वीं शती तक रेखागणित उतना विकसित नहीं हो सका था। विशेष उन्नति 18वीं शती में हुई, जब जयपुर के संस्थापक सवाई मानसिंह जयसिंह द्वितीय ने पंडित जगन्नाथ सम्राट से पश्चिमी रेखागणित यूक्लिड का संस्कृत में अनुवाद कर प्रश्नों के समाधान अवसर पर पदे-पदे होता है। ठीक है? क्योंकि इन्होंने जो है क्या कहते हैं, सवाई जयसिंह जो है द्वितीय, इन्होंने ही वो जंतर-मंतर की स्थापना की, जयपुर वाला जो जंतर-मंतर है, तो इन्होंने जयपुर शहर भी इन्होंने बसाया। तो इनको गणित पढ़ने का बहुत शौक था। अपने समय में इन्होंने गणित पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। इनके जीवन का कई वर्ष गणित में ही बीता। आधुनिक वैज्ञानिक अंक प्रणाली तथा स्थानमान का सिद्धांत, जिसने विश्व में गणित को आगे बढ़ाने में सहायता दी है, संपूर्णतः भारतीयों के वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। शून्य का पर्याय अरबी में ये हमने कल पढ़ा, है ना? सिफर। लियोनार्डो ने इसे ज़ेफ़िरो नाम से पुकारा। ज़ेफ़िरो के बाद में आगे चलकर ज़ीरो की उत्पत्ति हुई लैटिन में। ये सब हमने कल पढ़ लिया था कि किस तरह से ही शून्य से ही आगे बढ़ा। अब हम इसका मंगलाचरण देख लेते हैं। ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरणं करणीयम्। ये ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य, ग्रंथ के अंत में कहीं न कहीं मंगलाचरण करने की परंपरा है ना? जितने भी आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, सब में सबसे पहले आपको मंगलाचरण ज़रूर मिलेगा। अब मंगलाचरण से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, है ना? कल कोई पूछ रहा था कि ये पेपर के क्वेश्चन पे इसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे, तो जैसे-जैसे मैं आपको पढ़ाते चलूँगा, साथ-साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी साथ-साथ में बताते चलूँगा। ठीक है? तो मंगलाचरण होता क्या है? तो मंगलाचरण संस्कृत में मंगलाचरण करने का विधान है, ठीक है? तो मंगलाचरण 3 तरीके का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, ठीक है? एक होता है नमस्कारात्मक और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, है ना? तो आशीर्वादात्मक का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आशीर्वाद लिया जाता है ना? और नमस्कारात्मक इसमें क्या होता है? नमस्कार किया जाता है, ठीक है? और वस्तु निर्देशात्मक का मतलब हो गया जैसे कि जो भी ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, जो भी ग्रंथ लिखा जा रहा है कवि के द्वारा, पढ़ाया नहीं, लिखा जा रहा है, उसमें क्या होता है कि वो अपने ग्रंथ के बारे में बता देता है कि ये ग्रंथ कैसा है। इसमें पहले ही श्लोक में वो बता देता है कि इसमें आगे क्या होगा। इस वो आप बेसिकली आप इसको वस्तु निर्देशात्मक को मतलब ये समझिए कि वो अपने ग्रंथ के बारे में बताता है कि ये ग्रंथ कैसा है, ठीक है?
आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 तरह का मंगलाचरण होता है, जिसका लक्षण है आशे नमस्क्रिया वस्तु निर्देश्यपि वापि तन्मुखम। तो भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में मंगलाचरण करते हुए उन्होंने क्या किया है, गणेश भगवान की मंगलाचरण की, गणेश भगवान को किया है। तो ये कौन-सा हो गया हमारा? नमस्कारात्मक हो गया, ठीक है? तो लीला गल लुल्लोक, है ना? लल्लोक काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमला कमलाम कांतये। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि लीला, सीधे-सीधे हम हिंदी ही देख लेते हैं, संस्कृत व्याख्या करने लगेंगे तो थोड़ा समय जाएगा। लीलया गले लुलन्तु, है ना? मतलब ये है कि जिन्होंने लीला से गले में लिपटे हुए चंचल सर्प से सुशोभित, है ना? एवं नील कमल के सदृश निर्मल कांति वाले गणेश जी को नमस्कार है। तो लीला से क्या हुआ? लीला से यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से शिव जी के गोद में बैठे हुए हैं गणेश भगवान, ऐसा अज़्यूम करके, ऐसा उन्होंने सोच करके वो क्या कर रहे हैं कि उनके गणेश में शंकर भगवान के गले में सर्प है, तो वो क्या कर रहे हैं, गणेश उनके गोद में बैठे हुए हैं, तो वो उस सर्प से खेल रहे हैं, उसके साथ लीला कर रहे हैं, है ना? तो काल सर्प है। उसके बाद नीलकमल के सदृश निर्मल कांति वाले, नीलकमल के समान जिनकी कांति है, नीलकमल जिस तरह से सुशोभित होता है, उस तरह से गणेश भी बहुत सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह के गणेश को, है ना? उनकी विशेषता बताई, मैं नमस्कार करके इस ग्रंथ का प्रारंभ करता हूँ। ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण के बारे में बताते हुए लीलावती ग्रंथ में किस प्रकार का मंगलाचरण है, उसको बताइए। ठीक है? आगे देख लेते हैं। लीलावती ग्रंथ में लीला गलेति यहाँ द्वारा मंगलाचरण के रूप में दिखता है, परंतः प्रीतिम भक्त जनस्य इति मंगल श्लोक से ग्रंथारंभ करके परिभाषा को बताया गया है। परिभाषा के पश्चात पुनः मंगल श्लोक का क्या प्रयोजन है? इस शंका का समाधान है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथार्थे च मंगलाचरण करणीयम, है ना? कि उन्होंने जब भाई लीलावती जब स्टार्ट हुई लीला, तो उन्होंने पहले ये बात बोल दी। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा इरेज़ कर दें। उन्होंने पहले ये बात बताई कि ग्रंथ ये वाला क्या कहते हैं, प्रथमतः प्रीतिम भक्त जनस्य इति, है ना? कि भाई जब इन्होंने ये बात बोल दी तो फिर उन्होंने मंगलाचरण क्यों किया? ये तो बोल दिया। तो इसलिए कहते हैं नहीं, क्योंकि ये नियम है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, इसीलिए नियम को निभाते हुए, शिष्टाचार को निभाते हुए उन्होंने क्या किया, इसका ग्रंथ का मंगलाचरण किया। अब हम संख्याओं के स्थान को पढ़ेंगे। ये सारा हम वर्तमान समय में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा-सा संस्कृत के शब्दों के साथ याद रखेंगे अब, ठीक है? देखते हैं, अंकगणित के इतिहास में हिंदुओं की महत्वपूर्ण देन सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। आज अंकगणित का जो विश्वव्यापी अभ्युदय दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका वास्तव में श्रेय भारतीयों को मिलना चाहिए। लोगों को सबसे पहली अड़चन यही थी कि अंक कितने हैं तथा उन्हें चिन्हों के द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। आज भी अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो 5 अथवा 20 के ऊपर की संख्या नहीं जानती, है ना? मतलब ऐसा होता है, कई बार आप देखेंगे 20-20 करके 100 है तो वही 20-20 के 5 ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। प्राचीन सुसभ्य जातियों का ज्ञान इस विषय में कहीं अधिक था, क्योंकि उन्होंने उन्होंने उन्हें व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक संख्या की आवश्यकता थी, परंतु वैदिक आर्यों के अंकों का ज्ञान बहुत ही अधिक था। ठीक है? अब अब किस तरह से इसमें लीलावती में हम अब उसके मान को देख लेते हैं कि 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत जैसे वर्तमान समय में हम करते हैं ना, वर्तमान समय में कैसे करते हैं हम? 1 सेकंड यहाँ आएगा, ये देखिए। वन्स, टेन्स, 100 करते हैं ना, तो वैसे 1, 10, 100, 1000, फिर इसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक तो हम जानते ही हैं। उसके बाद अर्बुद, अब्ज ये सब आता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि 1, 10, सहस्त्र, 10,000, नियुत 1 लाख, प्रयुक्त 10 लाख, अर्बुद 1 करोड़, निर्बुद्ध 10 करोड़, समुद्र 1 अरब, मध्य 10 अरब, अंत 1 खरब, परार्थ 10 खरब। मैत्रेयनी तथा काटक संहिताओं में भी इसी प्रकार की गणना का उल्लेख है। पंचविंश ब्राह्मण में निर्बुद्ध तक जाता है, मतलब इसके आगे भी जाता है, ठीक है? तक तो ऊपर वाली नामावली है, पर इसके आगे निखर्ब, पाड़व, अक्षेदी आदि नाम भी हैं। अच्छा, मतलब ये निर्बुद्ध तक ही है, यहाँ तक है निर्बुद्ध तक। इसके आगे ये जो है समुद्र, मध्य अरब, इसको उन्होंने दूसरे नाम से बोल दिया है। तो देखिए, दूसरे नाम से बोल दिया ना,
तो उसमें कुछ है नहीं। समुद्र है तो समुद्र का किसी ने पर्याय शब्द प्रयोग कर लिया होगा, ठीक है? वही है। सांख्यिकी शास्त्र में निर्बुद्ध के बाद निखर्व, निर्खव, समुद्र, सलिल, अंत तथा अनंत की गणना है। इसमें प्रत्येक अंक वाले अपने पूर्ववर्ती अंक को 10 गुना है, इसीलिए इन्हें 10 गुणोत्तर भी कहते हैं। अब आपसे इस पे टिप्पणी भी शॉर्ट नोट तरह भी पूछा जा सकता है कि 10 गुणोत्तर क्या होता है? शत गुणोत्तर क्या होता है? 10 गुणोत्तर क्या होता है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कात्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ पाली व्याकरण में कोटि गुणोत्तर पद्धति दी गई है। उनके अनुसार अंतिम संख्या है असंख्य जो कोटि, है ना? के बराबर है। ऐसी संख्याओं का निर्माण इस बात का सूचक है कि अधिक से अधिक अंकों की गणना ये सारा आप खुद से ही पढ़ लेंगे। यहाँ कुछ ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। स्थानीय मान के बारे में थोड़ा-सा हम सारांश को देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना, स्थान मान का सिद्धांत जो होता है उसके बारे में नई खोज क्या है? तो इसका प्रथम प्रयोग कब मिलता है? 594 594 ईस्वी के दानपत्र में मिलता है। इस प्रकार पुरालेख संबंधी प्राचीनतम प्रमाण 6ठी शताब्दी का अंत है। संसार का कोई भी देश पद्धति के प्रयोग का इतना भी प्राचीन उदाहरण उपस्थित नहीं कर पाया। मतलब कि सबसे पहले जो है 594 ईस्वी का एक दान पत्र मिला, ठीक है? उसमें हमें ये मिला कि इस तरह की संख्याओं का प्रयोग वहाँ पे है, ठीक है? ऐसा इससे पुराना और किसी देश में, किसी सभ्यता में अभी तक नहीं मिला है। शब्दांकों के द्वारा स्थानमान सिद्धांत का प्राचीनतम प्रयोग तीसरी या चौथी शताब्दी का है। ऐसा प्रयोग अग्नि पुराण, बख्शाली हस्तलिपि, पौली सिद्धांत में मिलता है। गणित गणित ग्रंथों में इस प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग बख्शाली हस्तलेख 2000 ईस्वी का एक बख्शाली हस्तलेख मिला है। उसमें किया गया है संख्याओं को लिखने में, उसके अनंतर आर्यभट्टियम आदि ग्रंथों में इसके बाद में मिलता होगा, ठीक है? वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण में यह पद्धति मिलती है। दार्शनिक ग्रंथों में भी लेखकों ने अपने इस सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए इस पद्धति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य ने अपने शारीरिक नहीं है, शारीरक, है ना? शारीरक भाष्य है, ब्रह्मसूत्र पे आई थिंक। तो शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य 3-3-17 में लिखा है कि यद्यपि रेखा एक ही है, तो भी स्थान भेद के कारण उसका मान 1, 10, 1000 आदि हो सकता है। योग सूत्र में व्यास भाष्य में भी ये बात दोहराई गई है। जिस प्रकार एक ही रेखा सैकड़े के स्थान में होने पर 100, दहाई के स्थान में होने पर 10 और इकाई के स्थान होने पर 1 कहलाती है, उसी तरह से शंकर सप्तम शतक तथा व्यास भाष्य में चतुर्थ शतक इस प्रकार का प्रयोग मिलता है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि अंकों के स्थानीय मान को लीलावती के अनुसार लिखिए, ठीक है? तो आपको ये लीलावती के अनुसार अगर आपको अंकों का स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो यही वाला स्थानीय मान जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तो वैसे भी याद होना चाहिए आपको, है ना? जैसे कि वर्तमान समय में भी आप अगर हमें किसी से कोई ये कहना हो कि भारतीय जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो उसमें जो है परार्ध तक की काउंटिंग है, कहीं-कहीं तो इससे भी आगे मिलती है। तो हमें भी तो वो याद होना चाहिए कि हम किसी को बताएँ। उसके लिए भी आपको अपने ज्ञान के लिए भी ये याद होना चाहिए। यहाँ तक तो आपका सामान चलता है, फिर भी 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, है ना? अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व 2-2 के उसमें होगा, ठीक है? खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य और परार्ध। परार्ध तक की संख्याएँ कल भी मैं आपको बता रहा था कि परार्ध शब्द कई बार मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कह देना हो कि जैसे हमें कहना हो कि समुद्र में परार्ध रत्न है, तो उस तरह से परार्ध शब्द का प्रयोग मिलता है। बहुत सारे ग्रंथों में इसका है, प्रयोग है। अब देखिए आगे ये खुद ही कहेंगे कि संख्याएँ जो हैं अब हाँ, कोई पूछ सकता है ना भाई कहाँ तक है? तो संख्याएँ कहाँ तक है तो इसका कोई एंड थोड़ी ना होता है। तो यहाँ है, प्रयुक्त 2 श्लोकों से संख्या स्थानों के निर्देश दिए गए हैं। 1 10 शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य और परार्ध। ये सारी संख्या 10 गुणित है ना? सबको 10-10 से मल्टीप्लाई करके इस स्थानों को उल्लेख व्यवहार हेतु पूर्वाचार्यों ने बताया। जैसे कि परार्थ को 10 गुणित कर नूतन स्थान का निर्माण संभव है। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहीं तक थोड़ी ना है, अब तुम इसमें फिर से एक ज़ीरो बढ़ा करके और भी आगे कर लो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम व्यवहार में लाएँ किसी भी चीज़ के लिए। जैसे वर्तमान समय में भी अगर हम कहेंगे, पैसे के लिए भी लाएँगे तो इतना होना एक बहुत मुश्किल बात हो जाती है ना? तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो सकता। जो भी काउंटेबल है यहाँ तक तो जाना बहुत मुश्किल ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि इससे आगे की संख्याएँ भी
संभव है, अनंत है। आप बनाना चाहें तो वैसे तो संख्याएँ अनंत है, कितने तक भी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतना बताया कि इससे हमारा काम हो जाता है, यहाँ तक भी हमें परार्थ तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आगे देखिए संख्या सारणी। अंक लिखने की प्रणाली भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन युग से चली आ रही है। ऋग्वेद के अंकों में लिपिबद्ध होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ना अक्षरश्याम ये मैंने आपको कल बताया था, है ना? कि एक जो है द्यूत सूक्त है, वहाँ पर वो दूतकार अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ कह रहा है कि अक्षरस्या अहम् एकः परस्य हेतुः। मतलब वो कह रहा है कि मैं जो है इस अक्षों के कारण जो है दाँव लगाने के कारण एक पर हो गया हूँ, है ना? मतलब वो ऐसा कह रहा है कि अब कुछ उसने और सोचा होगा, उसने जब पास से चले तो उसका कुछ और आ गया। तो इस तरह से वो वहाँ पे बहुत अपने आप को कोस रहा है। यहाँ एक पर शब्द उस गोटी का सूचक है जिस पर 1 अंक का लिखा रहता है। वैदिक कालीन द्युत विद्या में अक्षरों के ऊपर 1, 2, 3 और 4 के अंक लिखने की प्रथा थी। ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में एक ऋषि का कथन है कि ऐसी 1000 गायें मुझे मिले, है ना? ये ये भी ऋग्वेद का है, तो वहाँ पे भी 1000 शब्द आया है, ये बताने के लिए ये श्लोक को उद्धृत किया है, इस मंत्र को उद्धृत किया। मंत्र बोलेंगे, श्लोक नहीं बोलेंगे, वेद में मंत्र होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि उस युग में गाय के दोनों कानों के ऊपर मिथुन चिन्ह बनाने की प्रथा थी, है ना? जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि टैग वगैरह लगा देते हैं गायों को। तो लोहितेन स्वधितिना मिथुनम कर्णभ्यो कृधे, है ना? कि पाणिनि भी ने भी अपने सूत्र में गायों के कानों पर अंक लिखने की प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसपे स्पष्ट होता है कि भारत में अंकों को लिपिबद्ध करने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मी लिपि में जो अंकों के जो चिन्ह मिलते हैं, वे पाठकों में नितांत प्रसिद्ध हैं। ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से रोमन में है कि भारत में अंकों का इतिहास जानने के पहले प्राचीन जगत की अंक प्रणाली का परिचय रखना आवश्यक है। विश्व के किसी भी देश में किसी भी सभ्य तथा शिष्ट जाति से 1 से लेकर 9 तक के अंकों के पृथक चिन्ह नहीं बने और न शून्य का कहीं आविष्कार हुआ, है ना? अंकों के ये 10 चिन्ह भारतवर्ष के गणितज्ञों का महत्तम आविष्कार है, आज भी यह विश्व में सम्मानित है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हैं कि इनका सबसे फर्स्ट जो है पुराना आविष्कार छोड़ दीजिए, किसने किया, किसने नहीं किया, लेकिन प्रयोग तो हमारे पास ही है। तो जब प्रयोग हमारे पास है तब तक आविष्कार आविष्कारक भी हम ही हैं। मिस्र के प्राचीन अंक क्रम में केवल 1, 10 तथा 100 इन 3 संख्याओं के ही मूल चिन्ह थे। अन्य संख्याएँ इन्हीं की सहायता से बनाई जाती थी। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, है ना? एक जो खड़ी लकीर को सूचित किया जाता था, 1 से 9 तक की संख्या के लिए बार-बार दोहराना पड़ता था। सपोज़ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिस्र में क्या होता था, उनके पास काउंटिंग थी मिस्र, है ना? मिस्र में क्या था, उनके पास काउंटिंग किस तरह से थी, उनके पास था 1, 10 और 100। वही जब उनको 3 लिखना होता था, तो वो क्या करते थे, वो इसको ऐसे लिख देते थे 1, 2, 3 ये उनका 3 हो जाता था, है ना? 7 लिखना हो तो इसी को 7 बार लिख देते थे, ठीक है? ये उनका 3 हो गया, ये उनका 7 हो गया। ये इसका कहने का मतलब हुआ। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए चिन्ह बार-बार दोहराना पड़ता है। अन्य संख्याएँ मतलब ऐसा है, अन्य संख्याएँ इसी प्रकार बनाई जाती थी, लाख को सूचित करने के लिए एक मेंढक, है ना? मतलब 1 लाख बनाना होता था तो वहाँ एक मेंढक का सिंबल बनाते थे और 10 लाख बताने के लिए हाथ फैलाए हुए मतलब एक इस तरह से हाथ का सिंबल वो बना देते थे। तथा करोड़ के लिए एक गोला रहता था, एक सर्कल का मतलब 1 करोड़। एक इस प्रकार मिश्रवासी करोड़ से ऊपर बढ़ ही ना सके। फ़िनीशिया वालों को भी 20 के लिए एक नया चिन्ह खोज निकाला था, वहाँ अन्य बड़ी संख्याओं के लिए इसी का उपयोग बार-बार दोहराते थे, है ना? जैसे 20 निकाल लिया, अब उनको 100 करना है, तो 20 के लिए एक सिंबल बना दिया, 100 करना है तो उसी सिंबल को 5 बार लिख देते थे। अंकों के केवल 6 चिन्ह हैं, है ना? यूनान तथा रोम में जो पश्चिमी सभ्यता के उद्गम स्थल माने जाते हैं, वहाँ पे 6 ही थे। वही ये हम अभी मॉडर्न टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं ना। 1 के लिए इस तरह से I, 5 के लिए V, 10 के लिए इस तरह से X, 50 के लिए L की तरह और 100 C एंड 1000 M। इन्हीं का नाम रोमन अंक प्रणाली है, जो कि अंग्रेजी पुस्तकों में वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। अब आप इसको इसी को इस तरह से बताया गया है कि इसको 10 के मल्टीप्लाई में ये होता है कि 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वंस है ना, फिर टेन्स उसके बाद शतम, सहस्त्र ये पहले जो हमने पढ़ा ये वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंख, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, पराग ठीक है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं। आगे देखिए
संख्या स्थानानी और संख्या सारणी प्रणाली का विदेशों में प्रचार, कि इसका जो है ये जो हमारे संख्या स्थान जो ऊपर संख्या स्थान बनाए गए, इनका विदेशों में प्रसार कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से है, तो अगर हमारी तरह ही समान कोई प्रयोग कर रहा है, तभी हम बोलेंगे कि हमारा है। तो ये कैसे प्रसार कैसे हुआ? भारत से कैसे गया? तो भारत का व्यापार मिस्र, सीरिया, फारस आदि देशों के साथ बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। मिस्र के साथ उसका संबंध अन्य देशों की अपेक्षा निकटतम तथा प्राचीनतम था, है ना? मिस्र के साथ तो बहुत खास था। यह तो निश्चय तथ्य है कि व्यापार के साथ-साथ उस देश का कला कौशल भी नए देश में प्रवेश करता है। कि मतलब जब भाई कोई व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, तो उसके साथ उसका जो आर्ट है, किसी-किसी चीज़ और भी कई सारी चीज़ें जाएँगी, सिर्फ़ व्यापार तो नहीं जाएगा, कल्चर भी थोड़ा बहुत फैलेगा। फलतः भारतवर्ष के अंकों में मिस्र प्राचीन विद्या केंद्र अलेक्जेंड्रिया में द्वितीय शती में प्रवेश किया, किसी कारणवश 1 से लेकर 9 तक के अंक ही जा सके, है ना? मतलब जब इंडिया का वहाँ पे किसी तरह से ये हमारा काउंटिंग सिस्टम गया, तो वहाँ 1 से 9 तक की काउंटिंग गई, लेकिन 0 वाला नहीं गया। इन अंकों को गोबार अंक नाम से पुकारते हैं। मिस्र से इस प्रणाली को अरबवासियों ने भी सीखा और जब यूनान अंकों का बहिष्कार उस देश में राजाज्ञा के द्वारा मतलब राजाज्ञा का मतलब हुआ जब वहाँ के राजा ने बोल दिया कि हम इस काउंटिंग को नहीं अपनाएँगे, द्वारा प्रचारित हुआ तब ये अंक वहाँ पे प्रचलित हुए, ठीक है? सीरियावासी विद्वान सेवेरस सेबोरत के ग्रंथ से पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में ही हिंदू अंक की ख्याति एफ़्रात नदी के तट पर पहुँच गई थी। इसमें बड़े ही स्वाभिमान भरे शब्दों में हिंदुओं की प्रशंसा की गई है तथा स्पष्ट लिखा है कि हिंदुओं की गणना वर्णनातीत है ना? मतलब हिंदुओं की गणना वर्णनातीत है मतलब उनका जो काउंटिंग सिस्टम है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है ना? कहाँ तक है, कि बताना ही मुश्किल है कि कितना बड़ा है। और यहाँ गणना नव चिन्हों की सहायता से की जाती है। मतलब वहाँ पे नव चिन्हों, नव का मतलब आप यहाँ पे समझिए 9 है ना? यहाँ नव अंकों की ही चर्चा नहीं है, परंतु शून्य की ओर भी संकेत किया गया है। तो सिर्फ 9 डिजिट नहीं, 0 भी इसमें इंक्लूड है। अरब देश में ये हिंदू अंक तथा दशमलव मान पद्धति का प्रचार अष्टम सदी के मध्य में हुआ। यह युग खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल से संबंध ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं मुझे, ये तो कहानी की तरह हो जाएगा। जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बताता हूँ थोड़ा-सा। जैसे ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मपुष्प सिद्धांत, खंड खाद्य की ये सब वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित ही है ग्रंथ है ना? कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये गणित का बहुत एकदम सबसे हाई लेवल का ग्रंथ माना जाता है। खंड खाद्य जैसे गणित के ग्रंथों को साथ ले जाने वाले विद्वान भी सम्मिलित थे। याकूब इब्न तारिक ने इसका अरबी में अनुवाद किया। ये सब आप यहाँ से खुद ही पढ़ लेंगे कहानी। हिंदुसा नाम से पुकारना उचित समझा। इसके बाद आगे आ जाइए, मोहब्बत मूसा ये सब कहानी आप पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे। थोड़ा-सा अब इसको इसका सारांश देख लेते हैं। इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि अंक प्रणाली तथा स्थान-मान का सिद्धांत जिसने विश्व में गणित को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहायता दी, संपूर्णतः भारतीय हैं और भारतीयों के वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। शून्य का पर्याय अरबी में सिफ़र, लियोनार्दो ने इसे ज़ीफ़रो ये इम्पोर्टेंट है, बार-बार आ रहा है ना, तो आपको ये समझना है कि ये इम्पोर्टेंट है। लियोनार्दो ने इसे ज़ीफ़िरो कहा और इसका अरबी में सिफ़र नाम से पुकारा और इसी ज़ीफ़िरो के बाद में चलकर इसी से ज़ीरो की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह अंग्रेजी शब्द का ज़ीरो का शब्द अरबी माध्यम से गया हुआ संस्कृत का शून्य शब्द है। शून्य से सिफ़र, सिफ़र से ज़ीफ़िरो, ज़ीफ़िरो से ज़ीरो, ठीक है? गणित शास्त्र और इस शास्त्र को विकसित तथा परिबृहित करने का श्रेय है शून्य के आविष्कार को और यह आविष्कार भारतीय विद्वानों की महनी देन है। धन्य है वह भारतीय मनीषी जिसने शून्य का आविष्कार किया और धन्य है वह भारतीय गणित जिसने इसका प्रयोग कर इस शास्त्र को इतना उन्नत बनाया। विश्व की संस्कृति को भारत की यह देन सुवर्ण अक्षरों में उल्लेखनीय है। अब इसमें आगे जो पहले पढ़ाया गया वही है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सारे श्लोकों में रिवीज़न ही है। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं, जितना अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसमें इकाई 7 तक अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम सुन रही होंगी अदिति मैम आई थिंक समझ में आ रहा है ना मैम आपको? यहाँ अभी तक कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ नया आप लोग को बताया जाए। एक बस लीलावती में और दूसरी जगहों पे स्थानीय मान किस प्रकार से प्रयोग होता है उसका
प्लीज़ लिंक वीडियो का सेंड कर दीजिए। हाँ, ये आपको लिंक मिल जाएगा ये वाराणसी इग्नू के रीजनल सेंटर पे वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग को बाद में मिल जाएगा, डोंट वरी इसके लिए आप चिंता मत करिए। ठीक है? हुँ, लिंक मिल जाएगा और एक बार और चैट देख लेते हैं, प्लीज़ लिंक रिकॉर्डेड वीडियो का सेंड कर दीजिए। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आगे आ जाइए। अब हम आएँगे अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, इसमें योग विधि के बारे में बताया गया है। तो योग विधि भी आप जानते ही हैं वर्तमान समय में वही जो योग विधि है, तो सबसे पहले वो भास्कर सिखा रहे हैं अपनी बेटी को सिखाने के लिए तो इस तरह से बोल रही कि हाँ भाई, चलो लीलावती को पहले ये बता दिया कि योग क्या होता है, घटा क्या होता है। अब उसको कुछ-कुछ शब्द दे कर के बोल रही कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 को जोड़ो, फिर 1000 से घटा दो। इस तरह से फिर वो उससे वर्बली पूछ रहे हैं, ना? इसलिए तो इसको पाटीगणित बोला। हुँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, प्रस्तुत इकाई लीलावती ग्रंथ के भाग 3 में जोड़ एवं घटाव से संबंधित है, जिनको लीलावती में संकलित एवं व्यकलित नाम से पुकारा है ना? तो ये आपको याद रखना है हमेशा, जहाँ-जहाँ जोड़ की बात होगी, वहाँ पे संकलित। संकलित संकलन मतलब आप समझ जाएँगे इकट्ठा करना, जोड़ना, है ना? जैसे कि ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का संकलन किया, है ना? वेद किसी ने लिखे नहीं। तो संकलित मतलब जोड़ना, व्यकलित विकलन मतलब उसका अपोज़िट मतलब वो घटा देना। प्रत्येक शास्त्र में इनकी भिन्न-भिन्न परिभाषा बताई गई है। यह लीलावती ग्रंथ के प्रथम प्रकरण अभिन्न परिकर्माष्टकम से संबंधित है। इस प्रकरण में अभिन्न अर्थात पूर्ण संख्याओं की गणितीय 8 प्रक्रियाओं को विस्तार से स्पष्ट किया गया है, जिसमें योग, वियोग, गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये चीज़ें आपको इसमें बताई जाएँगी। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। कि लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। ये आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगर आपको ये पूछा जाएगा कि जोड़ के बारे में क्या कहा गया है, लीलावती के आधार पे स्पष्ट कीजिए, तो आप सिर्फ जोड़ के बारे में नहीं बताएँगे। आपको पहले थोड़ा-सा लीलावती के बारे में बताना पड़ेगा, भास्कराचार्य के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये इस मैं इसको यहाँ से पढ़ रहा हूँ ना, तो ये एक तरह से वाचन नहीं है, आप इसको सुन के भी समझते भी चलिए, जहाँ थोड़ा समझाने वाली बात आएगी, मैं समझाऊँगा भी, ठीक है? तो आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो आपको उसको पहले अपना आप उसको पहले आपको थोड़ा-सा लीलावती के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा-सा भास्कराचार्य के बारे में बताना पड़ेगा कि भास्कराचार्य कौन थे, लीलावती कौन है, लीलावती ग्रंथ क्या है, कैसा ग्रंथ है, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे पहला श्लोक ही है, अले अये बाले लीलावती मतिं मतिं ब्रूहि सहितान, है ना? मतलब कि हे लीलावती, तुम जो है अब ये सारा सीख गई हो, दक्ष हो गई हो, अब वो उनको कुछ प्रश्न देते हैं, है ना? द्विपंचाशत् त्रिंशत् नवति अष्टादश 10 है ना? कि यो इसको बोल रहे हैं कि 2, 5, द्वात्रिंशत्, त्रिनवत्रिंशत् है ना? मतलब त्रिनवत्रिंशत् त्रिंशत् मतलब त्रिनव मतलब 93 उसके बाद हो गया शत मतलब 100 193 उसके बाद अष्टादश 10 है ना? इसको जोड़ो, जोड़ते हुए शतोपेतन है ना? कि 10,000 से इसको घटा दो। वो इस तरह से आप उसको वर्बली पूछ रहे हैं लीलावती से, ठीक है? अब देखिए अये बाले लीलावती मति मते ब्रूहि सहितान द्विपंचाशत् ये सारा पढ़ाई अब आगे आएगा ये। संकलित व्यकलित नियमकरण सूत्रम। अब सबसे पहले जब उन्होंने इसको इस तरह से पूछा तो संकलित वकलित का इसका सूत्र भी जानते हैं। तो सूत्र बता रहे हैं वो कि कार्य क्रमात् उत्क्रमतो अथ वांकयोगो यथास्थान अनंतरम वा। है ना? कि क्रमात् अथवा उत्क्रमत यथास्थानकम अंक योगा कार्यम व अंतरम करशन मतलब क्रम से रीति उसको सीक्वेंस से, क्रम से, रीति से, उत्क्रम की रीति से, यथास्थान में अर्थात एक स्थानीय अंक में एक स्थानीय अंक का है ना? वो कह रहे हैं कि भाई जैसे एक स्थानीय अंक है ये 5 ये 1 प्लेस वैल्यू वाला है तो इसका 1 प्लेस वैल्यू के साथ है ना?
वो इस तरह से बोल रहे हैं, अगर 10 में 5 जोड़ना है तो वो कह रहे हैं कि ये 2 प्लेस वैल्यू का है तो इसका अगर 5 जोड़ना है तो 5 1 प्लेस वैल्यू का है, एक स्थानीय मान का है तो वो इसके साथ जोड़ेगा। है ना? वही जो हम आजकल वर्तमान समय में मैथ्स करते हैं, उसी मैथ्स को यहाँ पर बताया गया है। कुछ अलग से कुछ नया नहीं बताया इन्होंने। ठीक है? कि क्रम की रीति से उत्क्रम की रीति से यथास्थान एक स्थानीय अंक में एक स्थानीय अंक का, 10 स्थानीय अंक में 10 स्थानीय अंक का, शत स्थानीय अंक में शत स्थानीय अंक का जोड़ अथवा घटाव करना होता है। कहने का आशय यह है कि निश्चित क्रम अथवा विपरीत क्रम से यथा स्थान स्थित अंकों अर्थात एक स्थानीय अंकों के साथ नीचे एक स्थानीय अंकों को रखना चाहिए, 10 स्थानीय अंकों के साथ नीचे 10 स्थानीय अंकों को रखना चाहिए तथा शत स्थानीय अंकों के नीचे शत स्थानीय अंकों को रखना चाहिए। ठीक है, ये वर्तमान समय में हम जिस तरह से मैथ्स करते हैं, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेता है कि संकलित व्यकलितयो करण सूत्रम इसको बारे में बताइए, तो आपको ये बात यहाँ पर बतानी होगी कि उन्होंने कहा है कि एक स्थानीय को एक स्थानीय के साथ, 2 स्थान वाले को, है ना? दहाई वाले को जैसे हम इसको कहते हैं कि 2 स्थान वाले को 2 स्थानीय वालों के साथ, 3 स्थानीय के साथ 1 स्थानीय जोड़ना है, तो जो 3 में जैसे कि 105 में अगर हमें 4 जोड़ना है ना? तो ये 3 स्थान वाला है। अब भई हमें 4 जोड़ना है, 4 1 स्थान वाला है, तो 1, 2, 3 तो 4 1 स्थान के पास जुड़ेगा। ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहने का आशय यह है कि निश्चित क्रम अथवा विपरीत क्रम से यथास्थान स्थित अंकों का एक स्थानीय अंकों के साथ नीचे एक स्थानीय अंकों को रखना चाहिए। ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकलित, अब योग की स्पष्टता को बता रहे हैं कि योग होता क्या है ना? क्योंकि सबसे पहले हम किसी बच्चे को बोल दें, छोटा बच्चा है, हम उसको कहेंगे कि प्लस करो, है ना? तो वो पूछ सकता है प्लस क्या होता है? तो वही है कि प्लस करने के बारे में हम बता रहे हैं, जोड़ना क्या है तो कह रहे हैं इसके अन्य नाम भी होते हैं, संकलन, है ना? अब जैसे छोटा बच्चा है, हम उसको बोलेंगे भाई 2 + 2 तो पूछ सकता है ये प्लस क्या होता है? तो हम उसको बोलेंगे कि भई जुड़ना, है ना? जैसे कि 2 रस्सी लिया, हमने दोनों को जोड़ दिया, तो उसको अलग-अलग नाम से कहते हैं, मिलाना, 2 चीज़ों को मिला दिया, तो उसको जो बच्चे को दूसरे शब्द पता है, उससे उसको सिखा रहे हैं कि संकलन, मिश्रण, सम्मेलन, प्रक्षेपण, संयोजन, एकीकरण आदि हैं। संख्याओं को जोड़ने की 2 प्रकार की विधि प्रचलित थी, एक का नाम था क्रम विधि, दूसरे का नाम था उत्क्रम विधि। पहले में इकाई के स्थान से जोड़कर प्रारंभ किया जाता था, दूसरे प्रकार की विधि में अंतिम स्थान से जोड़ प्रारंभ किया जाता था, है ना? आजकल क्रम पद्धति वाला प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अये बाले लीलावती ये सारा आपने पढ़ा ही। तो देखिए वो जो आगे प्रश्न पूछा उसी को यहाँ पे बता रहे हैं, है ना? कि 2, 5, 32, 193, 1800 इसको वो कह रहे हैं कि इसको पहले जोड़ो, है ना? जोड़ करके बताओ, उसके बाद इसका कुल योग बताओ। इस ये वाला श्लोक, ठीक है? इसी श्लोक को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता दिया है। इस उदाहरण में पूर्वक नियमानुसार क्रम की रीति से पहले एक स्थानीय अब अंकों को जोड़ा, है ना? फिर 2 और 5 अंकों को जोड़ा, वही वाला है कि अगर आप इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ रख देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले एक स्थानीय वाले को जोड़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्थानीय वाले को जोड़ रहे हैं, उसके बाद जो बच गए यहाँ पे 1 और ये वाला 1, इसको तीसरे स्थानीय वाले को साथ जोड़ रहे हैं, है ना? कि 2, 5, 7, 2, 9, 3, 12, 8, 20 इस 20 में एक स्थानीय अंक 0 शून्य को एक स्थानीय अर्थात एक स्थानीय अंकों के नीचे रखा, फिर 10 स्थानीय को। ये सब हम जो वर्तमान समय में जिस तरह से हम जोड़ते हैं, वही वाला है, ठीक है? अब व्यकलित विधि देखते हैं, व्यकलन, है ना? कि किस तरह से हम उसको वियोग करते हैं। तो घटाते किस तरह से वो बता रहे हैं कि जिस संख्या में से कोई संख्या घटाई जाती है, उसे कहते हैं संवर्धन या वियोज्य, जो संख्या घटाई जाती है ना? उसे कहते हैं वियोजक। जिससे घटाई जाए वो होता है वियोज्य, है ना? जैसे 10 हो गया, 10 में से हमें 4 लीजिए। 10 में से अगर हमें 4 घटाना है, तो वो यही बता रहे हैं कि क्या हो गया, 10 हो गया संवर्धन या वियोज्य और जो संख्या घटाई जाएगी उसको हम कहेंगे वियोजक, ठीक है? तो ये हो गया आपका वियोज्य और ये हो गया वियोजक। 4 10 हो गया वियोज्य, 4 हो गया वियोजक। यहाँ भी भास्कराचार्य ने क्रम विधि से उत्क्रम विधि से दोनों का उल्लेख किया है। अब यही बोले अये बाले लीलावती मति मतिं ब्रूहि सहितान् द्विपंच हाँ, कि द्विपंचादश त्रिंशत् वो जो सारा पहले जो संख्या जोड़ा था 360 जो जोड़ करके हमने बनाया था उसको कह रहे हैं कि अब इसको
इसको 10,000 से इसको घटा दो, है ना? तो अब वो उसको सिखा रहे हैं क्योंकि पाटीगणित में सिखा रहे हैं, वो स्लेट पे कर रही है। तो स्लेट पे करने के बाद उसको सारी संख्याओं को जोड़ा, अब उसको बोला कि अब इसको घटा दो, फिर उसको बताया कि ये घटाव कैसे होगा, ये भी स्थानीय मान के हिसाब से होगा, ठीक है? तो पहले स्थानीय के नीचे पहला स्थानीय, दूसरे स्थानीय के नीचे दूसरा, जिस तरह से हम वर्तमान समय में मॉडर्न टाइम में मैथ्स कर रहे हैं वही, ठीक है? पूर्वोक्त नियमानुसार घटाव अर्थात एक स्थानीय शून्य में एक स्थानीय शून्य को घटाया तो शून्य ही शेष रहा। इसको उसको एक स्थानीय अंकों के नीचे रखा। तदंतर 10 स्थानीय अंक भी शून्य है। उसमें 10 स्थानीय 6 का घटाव नहीं हो सका। इस कारण से शत स्थानीय अंक में से एक शत ले लिया जाता है। इसलिए यहाँ तो शत स्थानीय और सहस्त्र स्थानीय भी शून्य है। ठीक है? वही सारी बातें हैं प्लेस वैल्यू लेकर के उसको माइनस करते हैं। चलिए प्रश्नों को आप देख लेंगे। लीलावती में वर्णित कल कोई पूछ रहा था कि प्रश्न किस तरह से होंगे, है ना? तो यही प्रश्न होंगे आपके परीक्षा में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएँगे, कि लीलावती में यही असाइनमेंट में भी इसी तरह के प्रश्न होते हैं, कि लीलावती में वर्णित संकलित को स्पष्ट कीजिए, है ना? संकलन को और व्यकलन को, संकलन मतलब जोड़ना, व्यकलन मतलब घटाना, दोनों को स्पष्ट करना है, तो दोनों को आप बता देंगे, उदाहरण के साथ बता देंगे। आगे देख लेते हैं, ये वही पुराने श्लोकों को एक बार और यहाँ पे रिवाइज़ करवा दिया है। शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं हम आर्यभट्ट में आ जाते हैं। लीलावती के 3 हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टियम, ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम, ठीक है? लेखक का नाम है आर्यभट्ट। सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की महत्ता यद्यपि संसार के समक्ष किंचित देरी से उपस्थित हुई, परंतु इसकी कीर्ति अल्पकाल में ही चारों मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रंथ नहीं था, ग्रंथ था। लेकिन बीच में इतने मुगलों के आक्रमण और अंग्रेज़ों के आने से भी कई सारे ग्रंथ जो हमारे इधर-उधर चले गए, तो कहीं-कहीं जो हमें मिले, तो जब ये मिला होगा आर्यभट्टियम तब इसकी ख्याति फैली होगी, है ना? कुसुमकुर इस ग्रंथ में उल्लिखित इनके स्थान पर आधार पर कुसुमकुर वर्तमान समय में जो पटना की राजधानी है, जिसमें अनेक राजघरानों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। राजनीति के पंडित चाणक्य एवं चंद्रगुप्त का साम्राज्य का साक्षी भी कुसुमपुर पटना ही रहा। उसी के निकट तरीगना नामक स्थान को आर्यभट्ट की जन्मस्थली बोला जाता है ना? एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम से एक खगोलीय शोध केंद्र वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च सेंटर बोल सकते हैं वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। अब पता नहीं अभी है कि नहीं, अभी किया ही जा रहा होगा। आर्यभट्टियम में 4 पाद क्रमशः है ना? तो आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसके फ़ॉर्मूला को सीखेंगे। अगर आपको आर्यभट्टियम का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यभट्टियम के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा आर्यभट्ट को बताना पड़ेगा कि आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? आर्यभट्ट ने कौन-सा ग्रंथ लिखा? ठीक है? तो आर्यभट्टियम ने जो आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम लिखा इसमें 4 इसके चैप्टर्स है। गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद एवं गोलपाद। ये जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा गणितपाद का है, ठीक है? ये हम गीतिकापाद नहीं पढ़ रहे हैं, हम गणितपाद सीधे इसका पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा वाला। गणित पाद में कुल 33 श्लोक हैं जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित का खगोलीय गणना की दृष्टि से वर्णन है क्योंकि इन्होंने खगोलीय गणना को आधार करके लिखा। संख्या स्थान में वर्ग, घन, त्रिभुज, शंकु, त्रिज्या आदि के सटीक मान निकालने की विधि का सूत्र रूप में श्लोक के माध्यम से वर्णन है। यह सब 499 ईस्वी के बाद का है। इनसे पूर्व भी भास्कराचार्य आदि अनेकानेक भारतीय मनीषियों ने खगोल ज्योतिष के ग्रंथों का प्रणयन करते हुए गणित के सिद्धांतों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। पुनश्च भारतीय गणित का पाठ्यक्रम से गायब रहना हमारा दुर्भाग्य है। संस्कृत के समृद्ध बौद्धिक ज्ञान विज्ञान को जानने के क्रम में आर्यभट्टियम के गणित पाठ का अध्ययन इस इकाई में करेंगे। इसके प्रथम पद्य में आचार्य खगोलीय नक्षत्रों की वंदना के साथ मंगलाचरण करते हुए भारतीय संस्कृत काव्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। तदंतर अग्रिम पद में संस्था ये सारा आप पढ़ लेंगे अपने आप से, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाने वाला, ठीक है? अब सबसे पहला देखिए एवं दशगीतिकात्मेन प्रबन्धेनातीन सीधे-सीधे हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं कि इस प्रकार दशगीतिकात्मक प्रबंधन मतलब दशगीतिकात्मक प्रबंध के द्वारा अतीन्द्रिय अर्थजातम इंद्रियातीत अर्थ ज्ञान को उपदेश करके मूल्यान्वय है ना? मतलब ये सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि
इन अक्षरों के माध्यम को अभिव्यक्त करने का ज्ञान को उपदेशित करके अब उस मूल्यान व्यवसाय अर्थात अंकगणित के अर्थ प्रबंधन के द्वारा प्रदर्शित करते हुए इष्ट देवता को नमस्कार के गणित पर मतलब इससे पहले उन्होंने क्या किया गणित प्रारंभ करने से पहले उन्होंने गीतिका पाद लिखा, जिसमें गीतिका पाद में उन्होंने अनेक सारी बातें बताई। उस बातों को बताने के बाद अब ये इसका सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग वाला गद्य है कि इस अब हमने गीतिका पाद कर लिया, अब हम करेंगे गणित पाद, ठीक है? आर्यभट्टीय के द्वितीय पाद से के प्रारंभ में मंगलाचरण पद से पूर्व प्रस्तावनात्मक गद्य में आचार्य के पूर्व गीतिका पाद में वर्णित विषय को इंद्रियातीत बताते हुए उसके विराम की घोषणा की। कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे गीतिका पाद खत्म हुआ, इसके साथ ही पूर्व उद्धृत अंकों को संक्षिप्त में अक्षर रूप में लिखने की विधि के मूल आधार के रूप में अंकगणित को मानते हुए उसकी विवेचना को इंगित करते हैं। साथ ही गणित पाठ के आरंभ में भी यहाँ मंगलाचरण किया जाएगा, इसकी भी सूचना दी गई है। तो यहाँ इसका मंगलाचरण किया है। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम का भी इसका भी मंगलाचरण देख लीजिए या ये आर्यभट्टियम का मंगलाचरण नहीं है ना? ये उसका दूसरे गणित पाठ का है। गणित पाठ का मंगलाचरण है, ना कि स्टार्टिंग वाला। ब्रह्म को शशि बुध कवि कुल गुरु ये सारा आपको यहाँ पे देख लेना है। कि आर्यभट्ट कहते हैं ब्रह्म, कु, शशि, बुध, गुरु, भृगु, रवि, कुज, गुरु, कोण, भ, गणा, नमस्कृत्यम। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने खगोल विद्या को आधार करके अपना ग्रंथ लिखा, तो वो पहले इन्हीं को नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्म से ले लिया ब्रह्मा, है ना? कु से लिया पृथ्वी, शशि से लिया चंद्रमा, बुध से बुध, भृगु से भृगु, उसके बाद रवि से रवि, कुछ कुछ बोलते हैं उनको, क्या कहते हैं? मंगल को। उसके बाद गुरु, फिर कोण, कोण यहाँ पे लिया शनि को, है ना? भ भ बोलते हैं काउंटिंग को, है ना? भगणान, भगण जिसको इस तरह से भी हम कहते हैं जो उसका एक क्या कहते हैं पूरा उसका जो उसका वैल्यू होता है। उसके बाद नक्षत्रों को अच्छा भगण यहाँ पे लिया इन्होंने नक्षत्रों से। नमस्कृत्यम आर्यभट्टम वो कह रहे हैं कि मैं इन सबको नमस्कार करके कुसुमपुर के ज्ञान को मतलब जो कुसुमपुर में जो मैंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया उसको मैं आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है? तो ब्रह्मा को शशि भृगु मतलब सभी इनको नमस्कार करके ग्रहों को नक्षत्रों को नमस्कार करके क्योंकि उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना की तो ग्रह नक्षत्रों को नमस्कार करके वो कह रहे हैं कि जितना मैंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है? आगे देखिए जगत सृष्टा यहाँ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यों को 2 भागों में व्याख्यायित किया जा सकता है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य की परंपरा का अनुपालन करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप में और द्वितीय आर्यभट्ट ने इसको पहले मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें नमस्कार भी किया और अपने ग्रंथ के बारे में भी बताया कि वो आगे इन ग्रहों के बारे में बात करेंगे। उभय पक्ष अपनी विशेषता को ग्रहण किए हुए गणित पाद के इस श्लोक को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए आचार्य ने दैव विशेष स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार किया। उसके बाद ग्रंथ के मूल विषय खगोल शास्त्र की मर्यादा का भी पालन किया और नमस्कार के साथ-साथ वस्तु निर्देशात्मक नांदी। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। नंदतेति नांदी मतलब ग्रंथ के प्रारंभ में जिसको नंदन किया जाए जिसके बारे में जो बताया जाए उस श्लोक को नांदी कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। उन्होंने भूमि, बुध, शुक्र, रवि, मंगल, गुरु आदि शनि ग्रहों को भी नमस्कार किया है। संस्कृत काव्यशास्त्रीय अनुशासन का अनुपालन से सिद्ध होता है कि आर्यभट्ट खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र के बहुत ही के ही खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं थे, अपितु साहित्य लेखन में भी उनके सिद्धहस्त रहे होंगे। मतलब वो सिर्फ गद्य में उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने श्लोकों की भी रचना की। इससे पता होता चलता है कि उन्हें सिर्फ गणित का ही ज्ञान नहीं था, लिटरेचर का भी, साहित्य का भी काफ़ी ज्ञान रहा होगा। आर्यभट्ट की इस पद में कुसुमपुर नामक स्थान का भी वर्णन है, जहाँ पर पूजित अर्थात जिस स्थान पर रहकर इस ज्ञान का अनुसंधान किया। कुसुमपुर वर्तमान पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी, इसी का प्राचीन नाम है। इसे ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। आचार्य का मानना है कि कुसुमपुर इस ज्ञान की अभ्यर्चना होती है अर्थात पूजा होती है, आह्वान होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुसुमपुर में इस खगोल शास्त्र एवं गणित के ज्ञान की परंपरा थी। ठीक है? बस इसमें कुछ है नहीं। आगे देख लेते हैं संख्या स्थान अवबोध। तो संख्या स्थानों का अवबोध कराएँगे जिस तरह से हमने पहले किया था, ये पुराना वाला 1 सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये, है ना? यहाँ हमने जिस तरह से इसमें क्या कहते हैं लीलावती में संख्याओं का स्थान मान किया था, अब इसी इसी तरह का संख्या मान ये बताएँगे अपने ग्रंथ में। देखिए,
वो कह रहे हैं कि एकम, दशम च, शतम च, है ना? कैसे-कैसे होता है 1, 10, 100 इस तरह से होता है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तो उसी को बता रहे हैं कि सहस्त्रम, अयुतम, नियुतम, प्रयुतम, कोटि, अर्बुदं च, वृंदं च, स्थानात्, स्थानं, 10 गुणं स्यात्। वही कह रहे हैं कि इसके आगे के गुणाओं के संख्याओं के लिए आप क्या करिए 10-10 से गुणा करते जाइए, आगे की संख्याएँ आ जाएँगी। चलिए, अब देखते हैं। कि एकम 1, दशम 10 हो सकता है थोड़ा-सा अलग नाम भी मिल जाए, ऊपर जो था उससे क्या कहते हैं हम लीलावती से शतम 100 उसके बाद सहस्त्रम 1000 उसके बाद अयुत 10,000 उसके बाद नियुत 10,000 के बाद लाख, उसके बाद प्रयुतम 10 लाख, उसके बाद करोड़ के लिए कोटि, कोटि तो होता है वर्तमान में भी अब बहुत प्रयोग होता है इसका कोटि का। जैसे कि कोटि का एक सामान्य प्रयोग आपको बताता हूँ। जैसे कि कोटि का प्रयोग होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हे भगवान तुम्हें कोटि-कोटि प्रणाम, है ना? कोटि-कोटि नमन। ये प्रयोग करते हैं हम सामान्य, जो संस्कृत नहीं जानते वो लोग भी एकदम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं, मतलब करोड़ों-करोड़ों बार प्रणाम तुमको, ठीक है? उसके बाद अर्बुद उसके बाद वृंद, है ना? वहाँ पे वृंद नहीं था, स्थानात, उसके बाद वो कह रहे हैं वृंद के बाद अपने आप से ही वृंद इन्होंने लिया उसके लिए, क्या कहते हैं अ, अरब के लिए, है ना? वहाँ पे क्या लिया था हमने अरब के लिए, वहाँ पर हमने अरब के लिए लिया था, ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना? यहाँ पे हमने ये लिया है अब्ज, यहाँ पे हमने अब्ज लिया था और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये आर्यभट्ट यहाँ पर ले रहे हैं वृंद शब्द को। तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा दोनों को जब आप अपना सेल्फ स्टडी करें इसको सीवीजी कोर्स का तो क्या करें दोनों संख्याओं को एक साथ लिखिए और उसमें कंपैरिज़न करके लिखें कि अ, आर्यभट्टियम में क्या क्या कहा गया है, लीलावती में क्या कहा गया है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अनुवाद इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया कि ये श्लोक दे दिया, अब इस श्लोक को देकर के आपको बोला कि इसकी व्याख्या करिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पहले कि ये श्लोक आर्यभट्टियम का है। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको थोड़ा-सा आर्यभट्ट के साथ-साथ थोड़ा-सा आर्यभट्ट के बारे में बताने के साथ-साथ आर्यभट्टियम ग्रंथ को भी बारे में बताना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ देखिए, उसके बाद व्याख्या करेंगे कि गणित के क्षेत्र में आचार्य आर्यभट्ट का नाम विश्वश्रुत है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में सुना जाता है। भारतवर्ष में जब पूरब और पश्चिम नामक हिंदी फ़िल्म में महेंद्र कपूर द्वारा लिखा ये जो फ़ेमस है ना, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तो एक सामान्य व्यक्ति भी भारतीय गणित की समृद्ध विधा से परिचित है कि ज़ीरो का जो ज्ञान था, वो भारत में ही हुआ। हमारे यहाँ यजुर्वेद में भी 20 अंक तक की संख्याओं का प्रयोग एकश्चमे, तश्चमे, पंचमे, द्वादशचमे इस तरह से संख्याओं का वर्णन मिलता है। ये रुद्री पाठ में भी मिलता है। इस पद्य में आचार्य ने वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धति से इकाई से लेकर अरब तक की संख्याओं का उनके क्रमानुसार स्थान सहित निरूपित किया है। इसके साथ ही प्रत्येक स्थान की अगली संख्या को ज्ञान करान करने के लिए पूर्व का 10 गुणा करने की विधि भी बताते हैं। है ना? कि कह रहे हैं कि भाई आगे-आगे संख्याओं को ज्ञात करना हो तो उसमें आप 10-10 गुणित करते जाइए। कि जैसे जैसे 10 से हुआ 100, 100 से हुआ फिर 1000, 1000 से 10,000 एक-एक ज़ीरो बढ़ते गया। अब वो कह रहे हैं कि यह कोई अंतिम संख्या स्थान नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पूर्व का 10 गुणा करके हम आगे की संख्याओं को निकाल सकते हैं और उनको भी नाम दे सकते हैं। आचार्य आर्यभट्ट ने अपने गणितीय क्षेत्र में 5वीं सदी में ही व्यापक रूप से अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित का विस्तृत सिद्धांत एवं उनके माध्यम से हाँ, ये उनके माध्यम से मान निकालने की विधि करके हम आगे की संख्या के मान निकालने की विधि प्रस्तुत किया है, ऐसा इस श्लोक से ज्ञात होता है। आगे देखिए संख्या स्थान को इतना विस्तृत स्वरूप की उपस्थिति भारतवर्ष में गणित के उत्कर्ष को द्योतित कर रहा है। इसके बाद ही यहाँ पे में कर लीजिएगा, इसके बाद भी भारतीय गणित को वर्तमान मौद्रिक जगत में कोई विशेष स्थान न प्राप्त होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये देख लीजिए किस तरह से वर्तमान में अभी जो हम कर रहे हैं इसको आपको हिंदी में और इंग्लिश में बताया गया है ना? कि एक ये आपसे पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट द्वारा जो निरूपित संख्याओं का स्थान था, उसको वर्तमान वर्तमान संख्याओं के साथ उसकी तुलना कीजिए या वर्तमान में हम जिस तरह से व्यवहार में संख्याओं का मान निकालते हैं, उसको आर्यभट्ट के
मान के साथ लिखिए। इस तरह से सामान्य प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1, 10 है ना? इकाई, यूनिट, वंस, 10, दहाई, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, है ना? तो इस तरह से आप इन्होंने क्या किया देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इंग्लिश वालों ने क्या किया, कि मिलियन है ना 10 लाख हो गया उसके बाद 10 मिलियन हमारे पास इसके बाद अब इनके पास वर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं इसको 100 मिलियन करते हैं, लेकिन हमारे पास है। हिंदी में हमने इसको करोड़ कर लिया, 100 मिलियन अब उनको बोलना है अरब तो वो कहते हैं 1000 मिलियन मतलब वो मिलियन में ही उसका कर रहे हैं, उनके पास अलग से वर्ड नहीं है। और शब्द हमारे पास क्या है कि भाई शब्दों को कम करना बहुत बड़ी कला है ना? कि किस तरह से आप कम शब्द में ज़्यादा चीज़ें कह रहे हैं कि 1000 मिलियन बोल रहे हैं, आपको कितने ज़्यादा अक्षरों को बोलना पड़ रहा है। और सीधे-सीधे हम कह देंगे वृंद, संस्कृत के लोग हिंदी वाले कह देंगे अरब। इसी तरह से संस्कृत साहित्य में पूर्व से प्रचलित संख्या स्थान, ये पूर्व में जो प्रचलित है इससे क्या कहते हैं आर्यभट्ट से पहले की संख्याओं को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? कोटि, अर्बुद, अबुझ, है ना? खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। हिंदी में क्या हुआ? संस्कृत में तो है, हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी यहाँ इसके बाद गायब मिलेगा आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, शंख, महाशंख बस। इन्होंने क्या किया इसको शंख, महाशंख उसके बाद आगे अगर हिंदी में भी बोलना होता है तो वो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग कर लेते हैं, संस्कृत वाले का ही। ठीक है? उसके बाद वर्ग के बारे में बताया, अगला श्लोक देखेंगे वर्ग एवं घन की परिभाषा बताई। तो वर्ग और घन घन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, है ना? थोड़ा-सा सुलभ सूत्रों में भी ये आया है कि क्या किस तरह से वर्ग हो होता है, किस तरह से घन होता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको श्लोक के साथ देख लेते हैं। वर्गः समश्चतुरस्रः फलञ्च सदृशद्वयस्य संवर्गः। सदृशत्रय संवर्गः घनस्तथा द्वादशग्रस्यात्, है ना? अब वो इसको ये बता रहे हैं कि एक जो वर्ग होता है वो समान 4 भुजाओं वाला होगा, समचतुरस्र होगा, ठीक है? और उसके बाद जो उसका द्वयस्य 2 समान भुजाओं वाला होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका जिसे हम कहते हैं आयत, है ना? वो इसको इन्होंने नाम दिया संवर्ग। ये देखिए, ये यहाँ पे मिलेगा कि 4 समान विकर्णों वाले क्षेत्र को 2 समान संख्याओं की मात्राओं का गुणनफल वर्ग कहलाता है और 3 तुल्य अर्थात एक समान संख्याओं का परस्पर गुणा करने पर घन कहलाता है तथा 12 एक समान किनारों को वस्तु क्षेत्र को उसको क्या कहते हैं? वस्तु या क्षेत्र को कहते हैं घन, ठीक है? इसी बात को यहाँ पर एक चार्ट के चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है आपको कि इसको आप ये पूरा पढ़ लेंगे। वर्ग की ज्यामितीय स्वरूप को परिभाषित करते हुए कोई भी क्षेत्र जिसकी 4 भुजाएँ समान हों, सबसे पहले ये ले लीजिए, है ना? 4 भुजाएँ जिसकी समान हों, इसको आप यहाँ तक रखिए। उसके बाद उस विशेष क्षेत्र को वर्ग कहा जाता था, ऐसा उसकी वर्ग संज्ञा पर यहाँ पर चारों समान भुजाओं से परिपूर्ण होना अभिप्रेत है। जैसे नीचे जो आकृति दी गई है, वह 4 समान भुजाएँ धारण करती है अतः इन 4 भुजा से घिरे क्षेत्र विशेष को की वर्ग संख्या दी गई है ना? कि ये 4 भुजाएँ से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना? इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसको वर्ग की संख्या दी गई। आगे बढ़ते हैं, घन के बारे में भी ये सब आप लोग जानते ही हैं, कुछ ऐसा नया इसमें है नहीं, कि इसमें कितनी भुजाएँ होंगी, इसको काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है? वर्गमूल की विधि, आगे घनमूल की विधि, यही सारी विधियाँ ही हैं। तो इसमें और कुछ है नहीं। वर्गमूल, घनमूल की विधि भी सामान्य जो हम लोग वर्तमान समय में जो प्रयोग में ला रहे हैं वही है। कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं आपके कि जिससे आपको थोड़ी-सी सहायता मिले। सर एक कल आप लोगों को सर ने एक लिंक दिया था, अगर आप लोगों ने शायद देखा हो उसको तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो। अगर किसी ने उसको ओपन किया हो तो एक बार बताइए? उसके प्रश्नों को हम ले लेते हैं अभी ही, यूनिट 1 के प्रश्नों को हम ले लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? एक बार यूनिट 1 के प्रश्नों को अगर आप लोगों ने किया हो रुकिए मैं ही भेजता हूँ। कल मैंने स्क्रीन शेयर भी किया था, सर ने भेजा था यूनिट 1 के प्रश्नों को हम देख लेते हैं 2-3 आप लोगों का भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। मैं निकाल रहा हूँ अभी वो लिंक, ये रहा। हुँ, हुँ,
चलिए असाइनमेंट का लिंक मेरे पास है प्रश्न। हाँ मैम, एक बार वो चैट पे भेजिए तो मैम प्रश्नों को ले लेते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। असाइनमेंट में जैसे क्वेश्चंस होंगे ना वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा कि आपको एकदम की मैथ्स का क्वेश्चन देकर के आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करो, आर्यभट्ट के हिसाब से सॉल्व करो और उसके क्या कहते हैं लीलावती के हिसाब से सॉल्व करो, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, सामान्य गणित की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जो पुस्तक में परिभाषाओं से संबंधित ना। एक बार मैं निकालता हूँ। हो गया मैम, भेजा आपने क्या? नहीं, ये रहा लिंक। सर मेरे मोबाइल में है और मैं लैपटॉप से जुड़ी हूँ तो ठीक है मैम, नो वरीज मैम, मैं निकालता हूँ। सर मैं पढ़ सकती हूँ अगर आप कहो तो। हाँ बोलिए तो मैम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 15x6 है। पहला है हम्म, प्राचीन भारतीय गणित पर प्रकाश डालिए। हाँ फिर जो कल हमने सीखा उसमें से। फिर वैदिक गणित की विशेषताओं को लिखिए। हाँ उत्तर हाँ वैदिक कालीन भारतीय गणित पर विस्तार से लिखिए। गणित के तकनीकी शब्दों की व्याख्या कीजिए। हाँ, तो मतलब है ना, एकदम साफ साफ आपको इससे पता चल रहा है कि कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए आपको तो स्क्रीन दिख रहा है ना, जी देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये है सीवीजी है ना, सीवीजी 1 अभी हम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये देखिए जैसे यहाँ आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित ही आपको ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको असाइनमेंट के प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए 2 पे टिप्पणी है ना, कल मैं आपको बता रहा था कि हाँ, त्रैराशिक नियम और लगत ज्योतिष, लगत होगा। तो जब आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपको थोड़ा-सा लगत के बारे में बताना है, ज्योतिष के बारे में बताना है, ज्योतिष के विभाग बता देने हैं, भारत में रेखागणित का विकास, ठीक है? रेखागणित का विकास कैसे हुआ, शैलव सूत्र से हुआ, किस-किस ग्रंथों में क्या बोला गया है, वो आपको बता देना है। आर्यभट्ट के गणितपाद की व्याख्या करें, तो मतलब जो भी आपको गणितपाद के बारे में आता है, वो आपको बता देना है। भारतीय गणित पर लेख लिखिए, जब गणित पर लेख पूछा जाएगा तो आप इसको गणित के बारे में कैसे-कैसे संख्याओं का विकास हुआ, कैसे उसको सिफ़र बना, कैसे फिर बाद में ज़ीरो बना, ठीक है? उसके बाद गणित के तकनीकी शब्दों की व्याख्या करें तो इसमें 4-5 वर्ग लेंगे, वर्ग, घनमूल, जोड़, घटाव, व्यकलन, ये सारे शब्दों को लेकर के आप इसको थोड़ा-थोड़ा बता देंगे अलग-अलग, लेकिन आपको इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो मॉडर्न टाइम में ना घुसें, है ना? ये वर्तमान समय में ज़्यादा नहीं, आपको जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे जोड़ करके ही उत्तर लिखने हैं। लीलावती के आधार पे या इग्नू में जो आप सीवीजी की बुक पढ़ रहे हैं उसको बेस बना करके आंसर लिखना है ना? कि आप इसको प्लस माइनस के बारे में पूछ रहे हैं तो उसको आप पूरा सब्ट्रैक्ट एडिशन पूरा बताने लगे, ऐसा नहीं करना है। उत्तर वैदिक काल में भारतीय गणित का विस्तार से लिखिए। उत्तर वैदिक काल का मतलब हो गया वेद काल के बाद, है ना? बौद्ध, जैन इन सब को भी आप इसमें थोड़ा-सा ले सकते हैं। वैदिक गणित की विशेषताओं को लिखिए। वैदिक गणित अभी हम पढ़ेंगे कल से, तो वैदिक गणित वो उसके इस विशेषताओं को भी लिख थोड़ा-सा आपको बताना है कि क्या है वो जो हमने सबसे पहले यूनिट में पढ़ा था कि इससे समय बचता है, पर्यावरण बचता है, कैसे कागज कलम बचता है, संसाधनों का कम उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी। ठीक है, भारतीय गणित पर प्रकाश डालिए, तो भारतीय गणित तो हम पढ़े रहे, जितना भी आपको उसके बारे में आता है वो सारा आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो कल कल के लिए आप लोग थोड़ा-सा आप लोग के लिए होमवर्क बस ये रहेगा कि आप थोड़ा-सा सूत्रों के अर्थ को समझ के आएँ, है ना? सूत्रों के अर्थ को ज़्यादा समझाने में काम ना करना पड़े। एकाधिकेन, पूर्वेन का क्या मतलब है ना? तो वो सूत्रों का अर्थ अगर आप उसको समझ पाएँ कि एक अधिक पूर्व, इस तरह से अगर आप थोड़ा-सा देख कर के आएँगे 16 सूत्रों को, उपसूत्र तो नहीं, 16 सूत्रों को भी देख कर के आएँगे। 5 सूत्रों को कल देख कर के आइए सब लोग कक्षा में, तभी आगे की कक्षा पढ़ने में आनंद आएगा, एकदम मज़ा आएगा कि हाँ, चलो ठीक है। सूत्रों का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप उसको उसमें मैथ्स में उसको आराम से घटा लेंगे, क्योंकि उसके अर्थ में सूत्र में ही पूरा मैथ्स छिपा हुआ है। ठीक है? ओके।
चलिए तो हम सर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आज की क्लास हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कल, आप सब लोग से उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको थोड़ा-सा काम दिया है, आप सब लोग प्लीज़ करके आइएगा, है ना? क्योंकि कल की क्लास जो है वो लेक्चर टाइप क्लास नहीं होगी, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है? कल की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग को बोलना पड़ेगा उसमें, नहीं तो फिर आप सीख नहीं पाएँगे। कुछ मैं सामने आपको पहले समझाऊँगा, फिर क्वेश्चन्स दूँगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ लेक्चर से मैथ्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप सूत्रों का अर्थ कम से कम एक बार आप लोग पढ़ कर के आइए, ये सारा अवेलेबल है नेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल। नहीं भी तो कम से कम इग्नू की बुक से ही पढ़ कर के आइए।